Hello students, today we are going to cover another topic for CA Foundation and the topic is relation of the partners to the third party. This is from your chapter the Indian Partnership Act 1932. अब देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी समझने से पहले आपको एक बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म was the business of the partnership firm must be carried on by all the partners or any of the partners acting for the all. इसी को हम दूसरी भाषा में कार्डिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं या फिर म्यूचुअल एजेंसी रूल भी कहते हैं इन रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म। यानी किसी भी एक पार्टनर के एक्ट के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होती है और फर्म के किसी भी एक्ट के लिए पार्टनर्स इंडिविजुअली सेवरली यहाँ पे लायबल हो जाते हैं। अब इसी को देखिए, जनरल लॉ में हम कहते हैं अथॉरिटी टू एक्ट, यानी जनरल लॉ क्या करता है, कहता है कि एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स ऑल्सो सेवरली। अब सेवरली का मतलब है इंडिविजुअली सेपरेटली, तो हर एक पार्टनर इंडिविजुअली सेपरेटली भी लायबल होगा किस चीज के लिए, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो देखिए हर एक पार्टनर जॉइंटली सेवरली यानी इंडिविजुअली सेपरेटली लायबल होता है फर्म के काम के लिए। अब फर्म क्या होती है, फर्म इज कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर नोन एज द फर्म। अब देखिए ये जो अथॉरिटी होती है, ध्यान से समझिए, कि जो अथॉरिटी टू एक्ट होती है किसी भी पार्टनर की, तो ये दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है कि एक तो अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इज द एक्चुअल अथॉरिटी, यानी जो क्लियरली एक्सप्रेस की गई है या तो ओरली या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, और दूसरा है इम्प्लाइड है, अपेरेंट है, ऑब्वियस है। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ए और बी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पार्टनर्स है, जैसे यहाँ पे ये ए और बी हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, यानी फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली यहाँ पे कुछ ना बताएं या कुछ एक्चुअल एक्सप्रेस ना करें तो ये तो इम्प्लाइड होगा ना कि अगर कोई भी परचेजिंग ए कर रहा है तो भी ठीक है फर्म के बिहाफ पे, या कोई भी परचेज और सेल्स अगर बी कर रहा है तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये तो इम्प्लाइड है, ये तो ऑब्वियस है कि ए और बी पार्टनरशिप फर्म का काम ही अगर फर्नीचर सेल्स और परचेज करने का है तो बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द परचेज एंड द सेल्स ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड ट्रांजेक्शन, कि ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि अगर कोई फर्म के बिहाफ पे सेल्स परचेज हो रही है तो ये दोनों लायबल होंगे। अब अगर बात कर लें एक्चुअल यानी एक्सप्रेस अथॉरिटी की, यानी इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म बनाने टाइम ये एक्सप्रेस कर लिया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ये क्लियरली बता दिया कि केवल ए ही रिस्पॉन्सिबल होगा परचेज की ट्रांजेक्शन के लिए, बी को यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ द फर्नीचर्स। अगर ऐसा कुछ क्लियरली बता रखा है तो वो होगी एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ द ए, तो बी को यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है फिर परचेज की ट्रांजेक्शन में इंडल्ज होने का। तो ये हो गया एक्चुअल अथॉरिटी, और इम्प्लाइड मतलब कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे रिटन नहीं है, तो दोनों ही यहाँ पे लायबल माने जाएंगे फॉर विथ रिस्पेक्ट टू परचेज। अब देखिए सेक्शन 18 यही बात करता है कि पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, यानी किसी भी एक पार्टनर के काम के लिए पूरा का पूरा फर्म यहाँ पे बाइंड होता है, क्योंकि वो एक एजेंट की तरह म्यूचुअल एजेंसी में कार्डिनल प्रिंसिपल के अंडर वो काम करते हैं। अब पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। यहाँ पे फर्नीचर का यहाँ पे बिजनेस था, फर्नीचर सेल्स परचेज का बिजनेस था, इसलिए वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल की तरह काम कर पा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ए ने यहाँ पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई फर्नीचर परचेज कर लिया अपने खुद के पर्सनल के लिए, अपने घर के लिए, या फिर उन्होंने कोई दूसरा ट्रांजेक्शन कर लिया इन दी पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ द फर्म एज अ पार्टनर, ना करके अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के इंडिविजुअल यहाँ पे काम के लिए उसने कुछ अगर ट्रांजेक्शन किया है जो कि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अब देखिए पार्टनर्स टू एक्ट हिमसेल्फ एंड इन हिज ओन इंटरेस्ट, अगर वो इस तरीके से काम करता है तो वो एक प्रिंसिपल की तरह माना जाता है, और अगर खुद के एक्ट फॉर हिज पार्टनर्स के अपने पार्टनर्स के एजेंट की तरह काम करता है तो वो एक एजेंट की तरह ट्रीट होता है। तो ये हो गई एक्चुअल अथॉरिटी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट रिजल्ट्स ऑफ द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर केवल ए को यहाँ पे कोई अथॉरिटी दी जा रही है तो ए और बी दोनों की कंसेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हो सबका कंसेंट होना जरूरी है। यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ पे डिस्क्राइब करने से पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी डिफाइन की जाती है तो वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं या ऑल द पार्टनर्स का यहाँ पे कंसेंट होना जरूरी है। तो आंसर विल बी ऑल द पार्टनर्स कंसेंट इज नेसेसरी फॉर डिफाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर। अब देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया, हमने इसको एग्जांपल से क्लियरली समझ दिया है कि जो ऑब्वियस है, जो अपेरेंट है ना, ए और बी ने अगर आपस में कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ पे कोई भी इन्होंने रूल्स डिफाइन नहीं किए हैं कि कौन परचेज करेगा कौन सेल्स करेगा, तो ये इम्प्लाइड है दोनों ही सेल्स और परचेज
ऑफ द फर्नीचर के लिए लायबल होंगे और वो बाइंड करेगा उनका कोई भी ट्रांजेक्शन फर्म को। तो देखिए दिस इज द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म। अगर ए फर्म के बिहाफ पे कोई फर्नीचर फॉर एग्जांपल 2 लाख का परचेज करता है तो ए और बी दोनों ही उसको पेमेंट करने के लिए लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए किया गया है और ये इम्प्लाइड है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर किया जाता है तो पूरी की पूरी फर्म को बाइंड करेगा। तो इट इज द एक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर। जैसे हमारे एग्जांपल में ए का कोई एक्ट था जो फर्नीचर परचेज करने का था, विच इज डन टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड ऑफ द कैरीड ऑन बाय द फर्म, यानी जो फर्नीचर का बिजनेस था उसी को करने के लिए था। तो इसलिए वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यहाँ पे फर्म को बाइंड करेगा। फर्म को बाइंड करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ए और बी यानी जितने भी पार्टनर्स ऑफ द फर्म है वो सभी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए बाइंड हो जाएंगे। यानी उस अगर फर्नीचर परचेज की बात हुई है तो वो उसके पेमेंट के लिए सबके सब पार्टनर्स बाइंड होंगे। तो देखिए इट इज टू बी अपेरेंट या इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब देखिए पूरी वही है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है वो सबको बाइंड करेगी, पूरे के पूरे पार्टनर्स को। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि इट इज बाइंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। ऑब्वियसली बात है जिससे यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी बाइंड करेगा एंड द फर्म। थर्ड पार्टी मतलब जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिससे ए ने फर्नीचर परचेज किया है, एंड द इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड द फर्म। सिंपल सी बात है, जिससे अगर यहाँ ने ए ने परचेज किया है तो वो थर्ड पार्टी हो गई और ए और बी तो है ही लायबल पेमेंट के लिए। अब देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी स्टूडेंट्स इंक्लूसिव इन नेचर है, क्योंकि फर्नीचर का बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है कि फर्नीचर सेल परचेस इम्प्लाइड में आएगा। शूज का बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है शूज सेल्स परचेस में आएगा, इम्प्लाइड में आएगा। तो ऐसा कोई क्लियरली डिफाइन नहीं है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी होती क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द पार्टनरशिप फर्म इज इंडल्ज। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये इंक्लूसिव है यानी उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इम्प्लाइड क्या होता है, कौन से नेचर ऑफ बिजनेस के लिए। तो इसलिए एक्ट ने क्या किया है, इंक्लूड तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी है कि कौन सी चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगी। जो एक पार्टनर इम्प्लाइड नेचर ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करने के लिए इन इम्प्लाइड नेचर यहाँ पे वो नहीं कर सकता। अब पहली चीज इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। इसका मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जो भी हम पढ़ने वाले हैं कह के कि ये तो इम्प्लाइड है, तो ऑब्वियस है, यानी उसका वो काम फर्म को बाइंड नहीं करेगा इन शॉर्ट के। अब देखिए ऐसे कौन से काम है कि सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। यानी कोई डिस्प्यूट यानी कोई डिसएग्रीमेंट है अगर आपस में पार्टनर्स का किसी भी बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब आउटसाइड द कोर्ट जो सेटलमेंट होता है उसमें जाके वो सबमिट कर देना डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स का यहाँ पे ए और बी का आपस में कोई डिस्प्यूट, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो उसके लिए केवल ए जाके आर्बिट्रेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दे, तो ऐसा यहाँ पे इम्प्लाइड नेचर नहीं है। इसके लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर ए चाहता है तो अपने नाम पे, ध्यान देखिएगा, इन ओन नेम, यानी ए अपने नाम पे फर्म के ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे अकाउंट खोल ले बैंक में, तो इज इट नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। इनके लिए दोनों ए और बी की कंसेंट जरूरी चाहिए होगी। कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्म ए और बी, फर्म को यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी से यहाँ पे 1 लाख रुपए लेने बनते थे, तो बी ने क्या किया, रिलिंक्विश यानी रिलीव कर दिया, उस थर्ड पार्टी को रिलीव कर दिया कि जाओ तुम्हारे ये 1 लाख का जो हमें लेना बनता था हमने वो रिलीव कर दिया, अब आपको वो देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकता बी, इसके लिए दोनों की कंसेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी फर्म ने कोई यहाँ पे कोई केस फाइल किया था किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, यानी कोई अगर किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के ऊपर कोई केस किया था कि इस पर्टिकुलर ए बी फर्म को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए देने बनते हैं, और ए ने एडमिट कर दिया हाँ भी हाँ 50,000 रुपए देने बनते हैं इस ए बी फर्म को, तो ऐसा ए नहीं कर सकता। कोई भी लाइबिलिटी फर्म के अगेंस्ट में एडमिट केवल इंडिविजुअली अकेले वो नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। इसके लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। अक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करना, अक्वायर करना, ट्रांसफर करना, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म को बिलोंग करती है, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म। अब देखिए इसको स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको केस भी आ सकता है कि ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो किसी पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे एंटर हो सकता है, लेकिन ए एंड बी पार्टनरशिप की तरह वो किसी भी दूसरी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। तो ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। अब देखिए मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म, यानी इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म। अब बाइंड द फर्म का हमने क्लियरली पिछली स्लाइड में भी समझा कि बाइंड द फर्म का मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स लायबल होंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए जो किसी एक पार्टनर ने किया है।
तो कब वो बाइंडिंग आएगी, वो देखिएगा द एक्ट, जो भी एक्ट, जो इंस्ट्रूमेंट हुआ है या जो एग्जीक्यूट हुआ है बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर ने कोई काम किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिया है, कुछ एग्जीक्यूशन किया है, तो या अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म shall be done executed in the firm's name or in any other name expressing or implying an intention to bind the firm। यानी कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर ने सिंपली यहाँ पे अगर कोई काम किया है तो ऐसा इंटेंशन रख के किया है कि वो फर्म को बाइंड करेगा, तभी वो यहाँ पे माना जाएगा कि वो फर्म को बाइंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इन द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और इंटेंशन टू बाइंड द फर्म होना चाहिए। कोई भी अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेगा तो वो एक्ट यहाँ पे फॉर्म को बाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अथॉरिटी में बी रिस्ट्रिक्टेड, जो पिछले स्लाइड में हमने सेक्शन नंबर 19 पढ़ा था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है, यानी ए भी परचेज कर सकता है फर्नीचर पूरी फर्म के बिहाफ पे, बी भी फर्नीचर परचेज कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। अब अगर हम इसको चाहे थ्रू अ एग्रीमेंट, अब देखिए इम्प्लाइड था, जब तक कोई रिटन एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान से समझिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तो ए और बी दोनों ही इम्प्लाइड है। ऑब्वियस है कि ए भी फर्म के बिहाफ पे फर्नीचर परचेज कर सकता है, बी भी फर्नीचर परचेज कर सकता है, सेल्स कर सकता है उस ए बी फर्म के बिहाफ पे। लेकिन अगर ए और बी, अगर पार्टनरशिप फर्म ए बी दोनों मिलके चाहें तो फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ए केवल परचेज की ट्रांजेक्शन देखेगा या बी केवल सेल्स की ट्रांजेक्शन देखेगा, या फिर इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि ए परचेज के लिए लायबल हो, ए परचेज कर सकता है लेकिन ओनली अप टू ₹1 लाख तक ही वो परचेज कर सकता है, उसके बाद उसको कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर अमाउंट यहाँ पे परचेज करने की। तो कुछ भी XYZ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो देखिए यही सेक्शन 20 बात करता है, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे बी एक्सटेंडेड या रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन दी पार्टनर्स, यानी दोनों पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलके अगर चाहें तो कोई भी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी जो इम्प्लाइड है, अगर शूज का बिजनेस है तो शूज सेल परचेज करना इम्प्लाइड था, पर फर्नीचर का बिजनेस था तो फर्नीचर सेल परचेज करना इम्प्लाइड था, तो उस इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं बिटवीन दी पार्टनर्स थ्रू अ एग्रीमेंट, जो भी उनका एग्रीमेंट है उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे फर्नीचर लेने देने का था, अब थ्रू एग्रीमेंट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ए के पास केवल 1 लाख तक के फर्नीचर परचेज करने की अथॉरिटी थी। अब इस ए ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी यानी जो फर्नीचर किसी से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी नाम के पर्सन से उन्होंने फर्नीचर परचेज किया अप टू ₹2 लाख। अब यहाँ पे अथॉरिटी थी उसके पास केवल 1 लाख की थी। अब इस सी को क्या पता कि इन दोनों ने, ए और बी पार्टनरशिप फर्म ने आपस में क्या एग्रीमेंट किया है, इस ए को कितने अमाउंट तक की अथॉरिटी है परचेज करने की। उसको तो सिंपल पता है भी ए बी पार्टनरशिप फर्म का ए पार्टनर है, इसके उनका फर्नीचर का काम है इसलिए ये यहाँ पे फर्नीचर परचेज करने आया है, तो ये तो चुपचाप फर्म के नाम पे फर्नीचर दे देगा। अब देखिए इसका क्या होता है कि व्हेन अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी शेल बी इफेक्टिव। अब ये कैसे इफेक्टिव होगी, तो इसमें सी का क्या है, इसमें रोल होगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, conditions under which the restriction is imposed on the implied authority of a partner shall be effective against the third party। हमारे एग्जांपल में थर्ड पार्टी सी है जिसने फर्नीचर सेल किया है इस ए बी फर्म को ए के पार्टनर के थ्रू। अब देखिए द थर्ड पार्टी नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, द थर्ड पार्टी डज नॉट नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। अगर थर्ड पार्टी को सी को, जैसे हमारे केस में सी को पता नहीं था कि इसको केवल 1 लाख की अथॉरिटी है, तो इनका इंटरनल एग्रीमेंट था ए और बी का, सी को क्या पता कितने इसका 1 लाख तक की रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे सी पूरा का पूरा क्लेम पूरी की पूरी फर्म से पेमेंट ले सकता है। इसका मतलब अगर सी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में, इस यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी के रिस्ट्रिक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे बी भी लायबल होगा इस ट्रांजेक्शन के लिए, यानी ए एंड बी बोथ विल बी लायबल फॉर सच 2 लाख अमाउंट, यानी ए और बी को मिलकर यहाँ पे 2 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। भले ही इन्होंने इंटरनली ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ए के ऊपर, लेकिन क्योंकि सी को, किसी थर्ड पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता नहीं था, तो ए एंड बी यानी पार्टनरशिप फर्म होल विल बी लायबल फॉर सच एक्ट ऑफ द ए। अब दूसरी चीज है, उस थर्ड पार्टी को पता था, यानी ये जो सी है काफी टाइम से ट्रांजेक्शन कर रहा है ए बी फर्म के साथ, अब उसको पता है कि ए को जो केवल अथॉरिटी दी गई है वो केवल 1 लाख रुपए तक की अमाउंट की दी गई है, वो इतने टाइम से ट्रांजेक्शन कर रहा था इस ए बी पार्टनरशिप फर्म के साथ, फिर भी उसने उसको 2 लाख रुपए तक का सेल्स कर दिया। तो यहाँ पे पता होने के बावजूद उसने ये ट्रांजेक्शन किया, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे बी यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो लायबल नहीं होगी, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी केवल 1 लाख रुपए तक की होगी। उसके बाद ए केवल इंडिविजुअल लायबल होगा फॉर सच एक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था।
अब देखिए ये था हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो सेक्शन 21 है लास्ट, कि पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अब देखिए, अ पार्टनर हैज द अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट्स for the purpose of protecting the firm from the loss as would done by a person in ordinary prudence in the own case acting under the similar circumstances such acts bind the firm। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी का फर्नीचर का बिजनेस ना होके आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स का बिजनेस था, जो पेरिशेबल नेचर की होती है, यानी जल्दी खराब हो जाती है। अब ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन अब ए के पास अथॉरिटी थी केवल परचेज की, सेल्स की अथॉरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती है वो पेरिशेबल नेचर की होती है, यानी जल्दी से जल्दी खराब हो जाती है, तो यहाँ पे जब तक फॉर एग्जांपल वो परचेज करके फर्म के पास वो लेके जाए और भी उसको आगे सेल्स करे, तो तब तक तो वो सब्जियां बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो खराब हो जाती है, और रेनी सीजन में तो और जल्दी। तो ए क्या करेगा, उसके पास ना इमरजेंसी के अंडर में, क्योंकि अगर वो जब तक जाएगा बी के पास और बी उसको आगे सेल करेगा तो उसका कुछ भी यहाँ पे रुपीस नहीं मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा और फर्म को लॉस हो जाएगा। तो जैसा कि अगर ये बी का खुद का सामान, ए का खुद का सामान होता, तो वो क्या करता, ऑब्वियस सी बात है जितने में बिक रही है उसको बेच देता, ताकि वो लॉस से उसको बचा सके। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी प्रूडेंट पर्सन अपने खुद के केस के लिए, अपने खुद के सर्कमस्टेंसेस के लिए ऑर्डिनरीली कोई डिसीजन लेगा, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर के पास वो सारी की सारी अथॉरिटी आ जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन की बात हो रही है। और दूसरा की पॉइंट है फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस, क्योंकि जब तक वो बी के पास जाएगा, बी आगे सेल आउट करेगा तो कुछ भी रुपया नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है ए हाथों हाथ उसको मार्केट में सेल आउट कर ले, ताकि फर्म को जो लॉस हो सकता था वो लॉस फर्म को ना हो। और ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होगा तो पूरी की पूरी फर्म बाइंड होगी, यानी ए भी बाइंड होगा उस ट्रांजेक्शन के लिए, बी भी बाइंड होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा topic, one of the very important topic for this the Indian Partnership Act 1932। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। For more such content please like and subscribe our channel। Thank you so much।